नमस्कार, मैं वर्षा और अनाहत इंटरव्यू सीरीज के दूसरे सत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। संगीत हमारे जीवन का अमूल्य अंग है। जब हम शब्दों से बात नहीं कर पाते, तब हम संगीत का सहारा लेते हैं। और भारत में तो एक बहुत ही सुंदर और लंबी प्राचीन संगीत परंपरा है। इस संगीत परंपरा को उन लोगों ने संजोए रखा है, जिन्होंने इसे साधना समझा और इसकी तपस्या की। इसी संगीत परंपरा की एक उत्तराधिकारी व्यक्तित्व से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है विदिशा हाजरा जी। इनका थोड़ा परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। विदिशा जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा की एक सिंगर है। आपने बीए म्यूजिक, एमए म्यूजिक तथा एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वोकल म्यूजिक में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। आपने पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी से संगीत की तालीम ली है और आपको 2017 में संगीत नाटक अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लासिकल वोकल ऑफ इंडिया इस पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा 2009 में यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप भी आपको प्राप्त है और यूजीसी नेट जेआरएफ फेलोशिप भी आपने प्राप्त की है। इसके अलावा भारत के अनगिनत रंगोमंचों पर आपने अपनी कला प्रस्तुति दी है और ख्याल, टप्पा, ठुमरी, रविंद्र संगीत, वेस्टर्न हार्मोनिक्स, सेमी क्लासिकल संगीत प्रकारों का ध्यान आपने अवगत किया है। मैं विदिशा जी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। उन्हें हम स्क्रीन पे इनवाइट करते हैं। नमस्कार विदिशा जी, अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वर्षा जी। तपस्या एकेडमी ऑफ कथक डांस एंड स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद नृत्यश्री कथक एकेडमी का ये जो इनिशिएटिव है अनाहत इंटरव्यू सीरीज, इसमें मुझे मौका मिला, इसलिए आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। विदिशा जी, ऑनर तो हम फील कर रहे हैं कि आपके जैसे एक आर्टिस्ट का आज हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम स्पेंड न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपने भारत के अनगिनत रंगोमंचों पर अपनी कला प्रस्तुति की है, साथ ही पीएचडी तक की शिक्षा भी आपने प्राप्त की है। तो ये जो आपकी इतनी लंबी जर्नी है, ये कहीं ना कहीं शुरू हुई होगी। तो आपकी इस जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरी म्यूजिक की ट्रेनिंग एट द वेरी टेंडर एज ऑफ 5, जब मैं बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। और कमिंग फ्रॉम अ वेरी म्यूजिकल और म्यूजिक लविंग बंगाली फैमिली, म्यूजिक की ट्रेनिंग मतलब हर घर में चलता रहता है, हमारे बंगाली ट्रेडिशन में है। तो मेरे अंदर कोई म्यूजिकलिटी है, ये मेरे पापा मम्मी को कब पता चला, जब मैं हर वो बच्चों की तरह एड के साथ गाना गाना या फिर बजे सरगम, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इन सब के इररेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ द लिरिक्स बस फॉलो करती रहती थी, गाना गाती रहती थी उनके साथ टीवी के सामने खड़े होके। तो इसी से म्यूजिक की शुरुआत हुई, बहुत बचपन में ही। विदिशा जी, आप शायद वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में भी रही है, तो आपके बचपन के बारे में आप थोड़ा बताइए और वहां से बनारस तक का आपका सफर कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बचपन से ही म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, बाकी आर्ट एक्टिविटीज के साथ स्पोर्ट्स और पढ़ाई सब कुछ पैरेलल चलता था हमारा। मेरे पापा मैथ्स टीचर हैं और बट ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन और बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर है मेरे पापा मम्मी दोनों। तो हैविंग दिस बैकग्राउंड, हैविंग दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स, जो मुझे बहुत ज्यादा हर चीज में प्रोत्साहन मिला, हर वो एक्टिविटी करने में, स्कूल्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से लेके म्यूजिक
कंपटीशन में पार्टिसिपेशन से लेके पढ़ाई में कंपटीशन देने से लेके मतलब हर वो चीज में मुझे बचपन से ही प्रोत्साहन मिला। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं अपने 12th पास करने के बाद बी म्यूज में एडमिशन लिया और फिर मेरी पूरी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई है। बी म्यूज फिर एम म्यूज फिर मैंने एमफिल किया म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट से और मैं रिसेंटली अपना पीएचडी सबमिट की हूँ, अवॉर्डेड भी हुई हूँ। 2019 में पीएचडी तक की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। जी जी। भारतीय संगीत परंपरा में जो शास्त्रीय संगीत परंपरा होती है उसमें गुरु का महत्व अनन्य साधारण होता है और आपने पंडित गुरु श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी से आपकी तालीम प्राप्त की है, तो उनके बारे में आपके क्या विचार है? और एक ऐसे गुरु से आप सीख रही है तो उनके जो अनुभव होंगे आपके साथ, तो वो आप प्लीज हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। सभी के गुरुजी जितना मन में अपना स्थान बना के रखते हैं, मेरे गुरुजी भी वैसे ही हैं। अथाह सागर कह सकते हैं हम अपने गुरुजी के बारे में, जिनका कोई किनारा नहीं है, जिनको हम कभी पार नहीं कर सकते। और पंडित श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी से मैंने बनारस घराने की बारीकियां सीखी और साथ ही साथ मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वोकल डिपार्टमेंट के वो सारे टीचर्स जो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एक्म्पेनिस्ट, चाहे वो हारमोनियम के हों चाहे वो तबले के हों, जितने आर्टिस्ट, सबको आर्टिस्ट ही बोलेंगे हम, चाहे कितना भी एकेडमिशियंस हों वो सारे आर्टिस्ट से हमने जब जो मिला सीखने की कोशिश की। और आज मैं जो भी हूँ दैट इज अ कलेक्टिव थिंग, मतलब मैं किसी एक से या से बहुत बहुत लोगों से, बहुत गुणीजनों का सानिध्य मिला। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और हर तरह का एक मंच मिलता है, एक आउटपुट मिलता है जहाँ पे आप अपने को साबित कर सकते हो और बड़े बड़े गुणीजनों को सुन सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। तो मैं उन सारी चीजों से सीखने की कोशिश की, उन सारे मौकों से। जी जी जी। आपने प्रोफेशन चुना है संगीत को, अभी भी संगीत के बारे में भारत में उतना अवेयरनेस नहीं है, एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, फिर भी लोग काफी अनभिज्ञ है इस चीज के बारे में कि संगीत में भी करियर बन सकता है। तो आपने जब प्रोफेशन करना चाहा, चुनना चाहा संगीत को, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? प्रोफेशन चुनने से पहले एक तो होती है उसकी ट्रेनिंग, जो कि होती है उसकी पढ़ाई। तो अभी भी इंडिया में बहुत से गार्जियंस को ये पता ही नहीं है कि म्यूजिक एक पैरेलल एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो कि कोर्स प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जैसे प्रयाग संगीत समिति, जैसे प्राचीन कला केंद्र, जैसे महाराष्ट्र में भी तमाम ऐसे संगीत संस्थाएं हैं जो कि अखिल भारतीय गांधर्व मंडल, गंधर्व हाँ। महाविद्यालय, एग्जैक्टली। तो ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो कि डिग्री डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं और उसकी हायर एजुकेशन पॉसिबल है। ये एक तो ये अवेयरनेस गार्जियंस में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपके बच्चों में अगर वो एप्टीट्यूड है तो उस विषय को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ना कि बाकी रैट रेस में हम भी शामिल है। एक आर्टिस्ट हमेशा हमेशा भीड़ से अलग होती है, तो वो चीज अगर उनके पेरेंट को समझ में नहीं आएगा तो फिर उनके लिए लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है उन बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स अच्छे से उस चीज को पॉइंट आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, जैसे मेरे फर्स्ट गुरु जो थे श्री सौरजीत चैटर्जी, मेरे आज मैं जो भी हूँ अगर उसका शुरुआत उन्होंने नहीं किया होता तो मैं आज कहीं की नहीं होती। तो स्टार्टिंग एट द वेरी टेंडर एज ऑफ 5, भैया अगर मतलब कैसे सुर लगाना है, कैसे हारमोनियम का रीड पकड़ना है, वो अगर सही टाइम पे सही प्यार से, उतने ही प्यार से अगर
संगीत से जितना प्यार करने आना चाहिए, उतना प्यार अगर उन्होंने करना ना सिखाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जी तो बिल्कुल। ये अवेयरनेस मैं तो मैंने एज अ यंग म्यूजिशियन मैं सोचूंगी कि हर माँ बाप को पकड़ पकड़ के बोले, अगर आपके बच्चों में एप्टीट्यूड है तो आप उनको बिल्कुल उत्साहित कीजिए, उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, आप उसको सीखने का मौका दीजिए, उसको साबित करने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल। फिर भी आपको प्रोफेशन चुनने में कुछ दिक्कतें आई, जैसे रिलेटिव्स होते हैं और कभी-कभी खुद अपने पेरेंट्स को भी हमें कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं मुझे इसमें ही डिग्री लेनी है, इसमें ही प्रोफेशन करना है, तो इस चीज़ के बारे में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? In that way I have a very supporting parenting system. मेरे माँ बाप ने कभी इस चीज को मैंने उन्होंने ही सारे चैलेंजेस ले लिया, ये रिलेटिव्स से कन्विंस करना या बाकी पड़ोसियों से लड़ना या बोलना, ये सारे सर दर्द मेरे माँ बाप ने ही उठा लिया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। हाँ, बाकी मुझे जो करना पड़ा, मुझे अपने चीजों में फोकस रहना पड़ा, जो कि समय समय पे थोड़ा सा मुश्किल होता है हर चीज में, सफलताएं असफलताएं। जिस नेट जेआरएफ की बात कर रही हूँ, आज मुझे फेलोशिप मिला है, उसी फेलोशिप में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है, बट 2010 से 2015 तक 5 साल में 8 बार मैंने एग्जाम दिया, 8वीं बार में मेरा हुआ है। बाप रे तो बाप! I can share the struggle, मैंने I जी, can जी, share the मैं भी stories जानती of हूँ कि struggle. जेआरएफ का जो स्टडी होता है काफ़ी टफ होता है और जैसा कि हम आर्टिस्ट होते हैं ना, तो हमारा थोड़ा-सा पढ़ाई करने में मन कम होता है और हम हाँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे लिए तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना और भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है और आपको इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने जेआरएफ फेलोशिप आपको मिली और मतलब ये दिखाता है हम सभी को और नए आर्टिस्ट लोगों को कि विदिशा जी कितनी टैलेंटेड है और कितनी स्टूडियस है करके। हमारे संगीत हमारे साथ था, इसीलिए शायद मैं इतना जो स्ट्रगलिंग पीरियड आप कह रही हैं उसमें भी एक संगीत ही मेरा थेरेपी था। तो अगर हम प्रैक्टिकल म्यूजिक को अगर एक थेरेप्यूटिक वे में अगर लेंगे कि हमारे पास खुद ही अपना मर्ज का दवा है, तो पढ़ाई चाहे जिंदगी चाहे किसी भी स्ट्रगल में जितना भी बाधाएं जितना भी कुछ आता है, तो अगर आपके साथ संगीत है तो वो बाधाएं लगेगा कि ओ ये तो मुझे फील करना था, ये मुझे एक गजल के जी, लफ्ज जैसे कि जिंदगी के वो सारे अनुभव का आपको आपको अनुभूति होनी चाहिए, तब जाके आप एक आर्टिस्ट बनोगे, जी, 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 जी। है ना। तो मतलब आज अगर मेरे जिंदगी में कोई स्ट्रगल्स हुए हैं तो उसके भी अपने अलग ही मजे हैं, है ना। तो तब जाके मैं उन सफलताओं को आज उतना चरिश कर पा रही हूँ कि सही बात बहुत पापड़ बेलने पड़े सही बात है, यहाँ सही तक बात। ये तो आपने पहुंचने में। बिल्कुल 100% बात कही है। अ, देखिए विदिशा जी, संगीत के बारे में लोगों की इतनी ही सोच है आज भी कि संगीत यानी गाना गाना। गाना गा लिया मतलब वो सिंगर है। ये एक सोच आज भी भारत में प्रचलित है। लोगों को ये पता ही नहीं है, जैसे कि आपके प्रोफाइल में मैंने देखा कि आपने गज़ल, टप्पा, रवींद्र संगीत, वेस्टर्न हार्मोनिक्स और ठुमरी, इन सारी चीज़ों में एक अच्छा ज्ञान हासिल किया हुआ है। तो ये सारी धाराएँ क्या है, इनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि उनका जो एक दृष्टिकोण है संगीत की ओर देखने का, ये थोड़ा व्यापक बन सके। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। अ, संगीत के प्रति जो हमारा आज का जो दृष्टिकोण है, वो आज हम जितना संकुचित तरीके से सोचते हैं उतना संकुचित तरीके से संकुचित भाव उतना था नहीं। हमारे पूर्वजों के पास जो दृष्टिकोण था वो एक होलिस्टिक था। हुँ, आप नृत्यांगना हैं, आप डांसर हैं, आपको नाट्य शास्त्र के बारे में पता होगा। हुँ, हमारा पूरा संगीत का एक नाट्य शास्त्र एक बैकबोन के तरह काम करता है। हुँ, चाहे वो किसी भी संगीत के किसी भी विधा, संगीत मतलब गायन वादन नृत्य तीनों विधा,
जी है ना। तो जहाँ नाट्य शास्त्र में, जहाँ पूरे रंगमंच में, चाहे पूर्व रंग से लेके एकदम अंत तक, जहाँ स्टेज के पूजा से लेके शुरू होके एकदम आखिरी तक, हर हर वो चीज का अमलगमेशन है। मतलब श्लोक से लेके गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, जी जी सब चीज का अमलगमेशन है। वहां पे आप एक चीज, किसी चीज के बारे में एक संकुचित सोच कैसे रख सकते हैं, जी जी बिल्कुल। वो बहुत व्यापक है। और हमारे भारतीय संगीत परंपरा या भारतीय परंपरा का यही अप्रोच है कि एक होलिस्टिक नजरिया रखना, एक होलिस्टिक अप्रोच रखना। तो संगीत मतलब गाना गाना, या संगीत मतलब डांस मतलब सिर्फ एक ही तरह, किसी को कथक के बारे में पता है, किसी को भरतनाट्यम के बारे में पता है, लेकिन ये एक धारा है, एक घराना है। लेकिन इसमें अटक के आप किसी एक चीज को बेस्ट है या दूसरे चीज को कंपैरेटिवली वर्स्ट है, या ऐसे कुछ कह नहीं सकते। तो हमें, अगर हमारा जिंदगी में अगर होलिस्टिक अप्रोच लाना है, तो अपने सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा। और रही बात सोच की, आप जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, जितने लोगों को सुनेंगे, जितने लोगों को देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उतना ज्यादा आपका सोच बढ़ेगा, जी, उतना ज्यादा आपका अभी एक ये ट्रेंड चल रहा है कि रियलिटी शोज में बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, विशारद तक हो जाते हैं और रियलिटी शोज में जाके अचानक फेमस हो जाते हैं। तो इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सिर्फ गाने के साथ ही नहीं हो रहा है, ये डांस के साथ भी हो रहा है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस चीज में? देखिए, रियलिटी शोज बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आपको फेमस करती है, आपको फेम मिलती है, आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोग आपको जानने लगते हैं। एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए? अगर आपको जानने वाले हो, अगर आपको सराहने वाले हो, तो और कुछ चाहिए नहीं आर्टिस्ट को, अगर उसको अप्रिसिएशन मिले। बट ये रियलिटी शोज बहुत बड़े ट्रैप है। मैं हम्म। अभी सारेगामापा में गई थी 2012 में, टॉप 18 तक मैं गई थी। और उसके बाद फिर मुझे रिजेक्शन मिला, फिर मैं चली आई। और बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनफ स्टोरी लाइन टू मेंटेन दैट टीआरपी। ओके। मेरे पापा मम्मी बहुत स्ट्रगलिंग पेरेंट्स नहीं है। हम्म। मैं एक गरीब घर से आप मैं बिलोंग नहीं करती है। शारीरिक रूप से भी मैं सक्षम हूँ, मेरे हाँ। अंदर कोई ऐब नहीं है। हम्म। संगीत की मैंने पढ़ाई की है। हाँ। 2012 में मैं एमफिल कर रही थी, तो मैं ऑलरेडी बीम्यूज एमयूज कर चुकी थी, तो हम्म। मुझे कोई टोपी नहीं पहना सकता। सही बात। तो तो इनको उनको लगा कि इसके अंदर टीआरपी मटेरियल नहीं है, तो मुझे आउट हो गया, मैंने आउट कर दिया गया। हालांकि मेरे अंदर वो सारी योग्यताएं थी कि मैं और आगे बढ़ सकती थी, बट आई वॉज नॉट हैविंग द एनफ स्टोरी मटेरियल। जो मुझे समझ में आया फाइनली, मैं जब एलिमिनेट हो गई, तो मुझे इंटरव्यू बाइट लेते हैं ना, हाँ शॉर्ट बाइट्स हाँ लेते हाँ। हैं इंटरव्यूज के। तो बोले कि आपसे एक बाइट चाहिए, आप एलिमिनेट हो गई तो कैसा लग रहा है? हम बोले एलिमिनेट हो गए तो मेरे से मेरा संगीत कोई छीन नहीं सकता। सही बात। एलिमिनेट, मैं इस मंच से एलिमिनेट हुई हूँ, सही बात। लेकिन म्यूजिक वर्ल्ड से मुझे एलिमिनेट करके दिखाओ तो मैं बताती हूँ। सही बात है। तो सही। मेरा गाना मुझसे नहीं छीन सकता कोई, मेरी ट्रेनिंग मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी साधना या मेरी प्रैक्टिस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो एक स्टेज, यही ट्रैप है। हम्म। जो बच्चे सोचते हैं ना कि एलिमिनेट हो गए तो हाँ निराश हो जाते हैं, हाँ। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। उस ट्रैप में फंसना ही नहीं। अगर आपको अपने कला के बारे में, आप आपके पोटेंशियल के बारे में आपको पता है, तो आप किसी रियलिटी शोज के मोहताज नहीं रखेंगे, सही बात है नहीं बिल्कुल। रहेंगे। बिल्कुल। You constantly, you keep on practicing, and you constantly focus on betterment of yourself, right, your art skill। जी। आप उस चीज पे फोकस करोगे, ना कि कितने मुझे लाइक्स मिले, कितने शेयर्स मिले,
कितने रियलिटी शोज में कौन से जज मुझे क्या बोले, क्या कमेंट किए। आई रियली डोंट फॉलो दिस। मैं थोड़ी मतलब इन सब से विमुख हूँ। सही कहा, और ये आजकल के बच्चों ने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी और हम एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए हाँ, टूल एक हमने थोड़ी देर यूज के कर लिए। लिया और फिर उसे साइड में रख दिया और अपना जो जर्नी है वो करते रहे। अगर इतना फोकस्ड अगर है तो नथिंग लाइक दैट। अगर लेकिन इसके चक्कर में उनका मतलब जो मानसिक जो विकास है उसमें हैम्पर आता है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा दबाव आता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स है कि बच्चों के जरिए फेमस होना चाहते हैं, हम उनके पेरेंट्स है, तो ये इस चक्कर में बच्चों का बचपना छूट जाता है, बचपन उनका और बचपन नहीं रहता। तो रियलिटी शोज के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो छोटे बच्चों का रियलिटी शो है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। उसका वो दैट इज नॉट द वे टू यू नो पॉडकास्ट योर यंग आर्टिस्ट टैलेंट्स। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये काफी गंभीर हो गया प्रश्न। अब हम थोड़ा हल्का करते हैं इंटरव्यू को। देखिए, हर आर्टिस्ट थोड़ा मूडी होता है। 5 मिनट पहले अगर खुश होता है तो 5 मिनट बाद उसके चेहरे पे 12 भी बज जाते हैं। तो विदिशा जी भी मूडी है क्या, और आपका परिवार आपके मूड को किस तरीके से हैंडल करता है, और आपने किस तरीके से अपने आप को हैंडल किया? मैं बहुत मूडी हूँ। इसका मतलब कितना क्या वर्चू वाइस है ये मेरे पेरेंट्स जानते हैं। बट एक आर्टिस्ट अगर मूडी ना हो तो फिर वो है ही आर्टिस्ट क्या, है ना। तो अगर आप हर वो अनुभूतियों को अनुभव ना कर पाए, अपने आप वो हर फीलिंग्स को चेरिश ना कर पाए, तो फिर वो चीज आप आर्ट में, आपके चाहे आर्ट म्यूजिक हो, वोकल हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे आप नृत्यांगना हो, वो भाव नहीं आएगा अगर आप सारी चीजें आप अगर फील नहीं करोगे। तो आर्टिस्ट का एसेंशियल है मूडी होना। और शायद मैं कभी आर्टिस्ट बनूं, मैं अभी आर्ट की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आई चेरिश माई मूड स्विंग्स। और हाँ, लेकिन ये है कि 12th के बाद से हॉस्टल में रहने के वजह से आई ऑल्सो कैन चैनलाइज माई मूड स्विंग्स। मैं उस चीज को मतलब मुझे पता है कि देयर इज अ लिमिट। उसके बाद मुझे अपने काम ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा परिवार तो हमें हमसे एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बाहर हाँ, दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, हाँ, तो इन मूड्स को चैनलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है। विदिशा जी, एक आर्टिस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस होना काफी जरूरी होता है, और अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो शायद आप परफॉर्मेंसेस वगैरह भी नहीं कर पाते हो। तो आपने किस तरीके से आपका फिजिकल फिटनेस मेंटेन किया है, और जो आपका गला है, जो आपका रियल टूल है आपके प्रोफेशन के लिए, तो उसको ठीक रखने के लिए आप किस तरीके से क्या उपाय करती है, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो टूल है वो हमारे शरीर से अलग नहीं है। बीइंग अ वोकलिस्ट, हम अपने शरीर को ही गात्र वीणा बोलते हैं। ये जो आवाज संगीत हमारे गले से निकल रहा है, ये गात्र वीणा से निकल रही है। तो हम अगर वीणा में कुछ भी गड़बड़ी आए तो वीणा के सुरों में भी गड़बड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मतलब म्यूजिकल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी रहे हैं मेरे बचपन में। रनिंग करना या स्पोर्ट्स, मैंने बैडमिंटन खेलना, पापा के साथ मैं बैडमिंटन खेलती थी, दीदी के साथ मैं बैडमिंटन खेलती थी। शुरुआत में तो ये सब था। देन यूनिवर्सिटी आने के बाद आई स्टार्टेड जॉइन स्विमिंग क्लब। और स्विमिंग करते हुए मुझे पता चला कि स्विमिंग एक होलिस्टिक वो है, मतलब आप स्विमिंग इज अ पार एक्सलेंट बॉडी वर्कआउट, है ना। तो उसमें आपका सांस दम का वो प्रैक्टिस करना, जिसमें योगिक साधना में आप कुंभक रेचक के साथ तुलना कर सकते हो कि दम भर के दम कशी
वो बढ़ाती है, आपकी जी डायफ्रेम की कैपेसिटी बढ़ाती है। जी तो डायफ्रेम की कैपेसिटी मतलब आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। तो चाहे वो आप रनिंग से करो, चाहे वो आप स्विमिंग से करो, बट आपकी दमकशी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लंबे तान या लंबा हाँ, सुर खींच नहीं सकते। जी तो बीइंग अ वोकलिस्ट, फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ने मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अरे रियाज करते हुए इतना टाइम नहीं मिलता कि हाँ। फिजिकली फिट रहें। खूब मोटे तगड़े लोग, खूब अच्छे अच्छे गुणी जन, बहुत अच्छा गाने वाले, लेकिन वो जो भी बने हैं वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एज उनका सही। वो आकार लिया है। बट इनिशियल स्टेजेस में हर कोई या तो कुश्तीगीर रहे, या तो रनर रहे, या तो खेती किसानी किए हैं, या मतलब बहुत मजबूत ताकतवर फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने उन लोगों ने किया है, तब जाके वो दमकशी निकली है उनके गले से। तो अभी हमें तो बीइंग अ वोकलिस्ट, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करें। और हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग है। कोई कहता है कि हम चॉकलेट खा के ज्यादा अच्छा गाना गाते हैं, कोई कहता है कि नहीं हम तो अचार खा के स्टेज में बैठते हैं तो मुझे आवाज में जो खनक आती है वो मुझे ज्यादा पसंद है माइक में। तो अच्छा अलग अलग लोगों के बॉडी टाइप, कोई कहता है कि नहीं आप सिंगर हो तो आप अचार कैसे खा सकते हो, दही नहीं खा सकते। आई ईट एवरीथिंग। अच्छा। मुझे नहीं पता मेरा कुछ छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इट सूट्स यू, इफ इट सूट्स यू, देन नथिंग लाइक इट। Yes. अगर आपको सूट नहीं करता, देन यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर डिसीजन अबाउट इट। जैसे मुझे साइनस है, तो मैं वो चीजें नहीं कर सकती जो कि साइनस को ट्रिगर करे, जी है ना। तो मेरे यंग म्यूजिशियंस के लिए मेरा ये सलाह रहेगा कि आप अपने बॉडी टाइप को पहचानो। हम्म आपका अगर कैपेसिटी है दौड़ने की तो आप दौड़ो। हम्म अगर आपको कैपेसिटी है नहीं हमारे अनुलोम विलोम से ही काम चल जाएगा, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्टेमिना, हम्म। तो आप वही करो। बट अपने बॉडी टाइप को समझ के, अपने कैपेसिटी को समझ के उसको आर्टिस्ट और होते हुए कैसे हमें बढ़ाना है। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने हम्म, बॉडी और माइंड के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हो जाए कि बिल्कुल। चीजों का फर्क हमें पड़। ऑल इन अ वन स्ट्रिंग ना, जी बॉडी माइंड सोल। ये जब तक आप इन सिंक नहीं होंगे तब तक आप अपने आर्ट फॉर्म के साथ जस्टिस नहीं कर इस पाएंगे। बात पे मैं आने ही वाली थी विदिशा जी। आप बनारस में रही है, बनारस घराने से आपका ताल्लुक रहा है और इतना खूबसूरत आप गाती हैं। तो क्या मायने हैं स्पिरिचुअलिटी के, संगीत से किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, इस पे थोड़ा सा आप फोकस डाल सकती है तो प्लीज। स्पिरिचुअलिटी इट्स अ बिग वर्ड। मैं स्पिरिचुअलिटी का हर किसी का अलग अलग मतलब अलग अलग तरीका है उसको बयां करने की, स्पिरिचुअलिटी को। मेरे लिए प्यार ही स्पिरिचुअलिटी है। जी आप वो को हर चीज के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, जिससे आपको प्यार हो। जी जैसे मुझे म्यूजिक से प्यार है, जैसे मुझे अपने तानपुरे से प्यार है, जी जैसे मुझे मन करता है कि हाँ मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लूं या संकट मोचन जी का दर्शन कर लूं। तो आप वो लगाओ जब फील करते हो, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज टू मी। जी इससे ज्यादा मैं उतना स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हूँ। मैं बस नहीं, क्योंकि साधना। संगीत साधक होते हैं या जो नृत्य साधक होते हैं, अभी नृत्य की जो परंपरा है हमारी, ये तो देवदासी परंपरा में से ही शुरू हुई हुई है। जैसे भरतनाट्यम के बारे में आप जानती है, तो मंदिरों से खासा संबंध रहा है भारतीय संगीत परंपरा और नृत्य परंपरा का। तो ये तो है ही। और बनारस घराने में तो बनारस में तो आपने देखा ही है कि हर घाट पे भगवान को पूजा जाता है, और हर चीज को, अगर मिट्टी को भी वो हाथ में लेते हैं। बनारस में एक कहावत है, कण कण में महादेव। जी 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 तो जी
आप इसी से समझ जाइए, जब एक धूल के कण को आप महादेव कह सकते हो, तो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है। जी आप बिल्कुल। वो हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हो जिसको आपसे लगाव है। जी जी बिल्कुल। अच्छा विदिशा जी, लड़कियों के लिए खास तौर पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना एक चैलेंज होता है। तो हम्म। एक ये चैलेंज तो हम लेते ही है, पर इस चैलेंज को कंटिन्यू रखने के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है। तो आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, उनका सपोर्ट आपको किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। और लड़कियों को आप क्या सलाह देंगी कि जब वो लाइफ पार्टनर चुने तो क्या क्राइटेरिया वो रखे? लाइफ पार्टनर, आई एम लकी कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हम लोग कॉलेज के दिनों से फ्रेंड्स थे, और उतना सोचा नहीं कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपको वही बोला ना हमने कि अगर आपको जिस चीज से प्यार है, उस चीज को आप स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करते हो, तो जी अगर आपको किसी इंसान से प्यार है तो वो आपके किसी काम में बाधा नहीं डाल सकता, जी। आपके किसी काम में बाधा हो ही नहीं सकता, बल्कि वो जी जान लगा देगा कि कैसे इस काम को और ईज कर सकते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं। हम्म। तो हम दोनों दोस्त हैं, तो हम सोचते हैं हम किस तरह से उसको मदद कर सकते हैं, या वो भी सोचते हैं कि हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो आई डोंट फील दैट मच ऑफ स्ट्रगल having a friend as my life partner. I'm very lucky. और बाकी सलाह के लिए, हाँ, अगर आप कैरियरिस्ट हो तो आपको कुछ चीजें अपना दायरा कुछ कुछ बनाने पड़ेंगे। जी आपको बैलेंस करने आना पड़ेगा कि जी। फैमिली और प्रोफेशनलिज्म किस तरह से मेंटेन ये रहे। क्योंकि एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट अगर लड़की होती है तो वो ज्यादातर आर्टिस्ट इंसान को ही अपना लाइफ पार्टनर चुनती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो किसी कॉमन फैमिली में जाएगी तो उसे बाकी चीजों के लिए, छोटी छोटी जो जो चीजें होती है उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको। ये सोच तैयार करने वाली या सोच को बढ़ावा देने वाली ही बात है। ऐसा नहीं है, हमारा भी फैमिली, जब मेरे फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया कि हमारे को म्यूजिशियंस को या एकम्पनिस्ट कोई आया, किसी के साथ प्रैक्टिस करना हुआ, कभी प्रैक्टिस सेशन दिन लगातार 15 दिन प्रैक्टिस चल रहा है, उनको एंटरटेन करना, उनको चाय नाश्ता परोसना, ये सब हर घर में होता है ना। जी जी तो अगर इस चीज को हम बोझ मानेंगे तो बोझ है, और अगर इस चीज को हम चेरिश करेंगे, अरे वाह आज फिर महफिल जमेगी, आज फिर प्रैक्टिस में, आज ये वाली गलतियां मत करना कल जो कर रहे थे, इस तरीके से अगर स्पोर्टिंगली अगर हम अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके चले, तो दे विल ऑल्सो फाइंड अ रोल फॉर देमसेल्व्स, है ना। जी कि देखो ये होगा शुरू, तो तुम ये करना, तुम चटाई बिछा देना, तुम लाइट्स ऑन कर देना, तुम ये कर देना, तुम पानी लेके तो जी। आई हैव सीन थिंग्स। मेरी दीदी भी डांसर है, ओके। तो मेरी दीदी मेरे से 7 साल बड़ी है, तो दीदी की जब प्रैक्टिस सेशंस होते थे तो हमारा ये सब काम था कि ये सब कर देना। सो आई हैव ऑलवेज लर्न मैंने हाउ टू इन्वॉल्व पीपल इन योर दीज थिंग्स, हम्म। ये गेम बना अच्छा, के कि तो ये मतलब तुम्हारा ड्यूटी इन्वॉल्व रहता करना, है। लोगों को इन्वॉल्व करना आपको जरूरी हो जाता है अगर वो फैमिलियर नहीं है आर्ट से तो आप उनको। इन्वॉल्व करोगे तो जी वो उनको भी अच्छा लगेगा, और उनको लगेगा कि ये मेरा काम है, ये मेरा ड्यूटी है, जी ये मेरा पार्ट है। जी बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है। जी। अच्छा चलो, बातें बहुत हमने कर ली विदिशा जी, अब एक एक आधी ठुमरी या गजल जो आपकी फेवरेट हो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे, प्लीज थोड़ा गुनगुना दीजिए। ओके, मैं तानपुरा ले लेती हूँ जी थोड़ा जी सा सहारे के लिए। तानपुरे की आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, थोड़ी थोड़ा अगर वॉल्यूम बड़ा कर सके तो आप। ओके।
अभी ठीक है? जी। हम्म, हम्म, एक गजल सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। चंदन दास जी का गजल है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं सुना रही हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। बात तो होती, बात तो होती, मगर बात अधूरी रहती। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तेरा। ये लाइन वर्षा जी आपके लिए। थैंक यू। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। बात तो होती, हाँ, बात तो होती, मगर बात अधूरी रहती। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। बहुत 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 खूब, और बहुत थैंक यू कि आपने मेरे लिए दूसरा वाला शेर पढ़ा। बहुत दिनों के बाद थैंक यू आपकी सो आवाज मच। सुनते हैं, बहुत दिनों के बाद थैंक आपकी यू आवाज सो सुनी, मच। बहुत ही कलेजे को ठंडक सी मिल गई है। सो स्वीट। अच्छा विदिशा जी, हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके आदर्श कौन हैं जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट रखा इस राह पर चलने के लिए। मेरे आदर्श वो हर एक शख्स है जो मुझे इस रास्ते में भटकने नहीं दिया। हर वो शख्स जो हमें राह दिखाए, हर वो शख्स जो मुझे नए आइडियाज कल्टीवेट करने का इंस्पिरेशन दिया, कोई एक नहीं है मेरे आदर्श। हमने आपसे बोला कि व्हाट एम आई टुडे, इट्स अ अमेलगमेशन ऑफ मेनी थिंग्स, जी जी। इट्स अ मोटिवेशन ऑफ मेनी पीपल। हम किसी एक को इसमें वो करके बाकियों को छोटा नहीं कर सकते या बाकियों को कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके ये आपके विचारों की सुंदरता है कि आप के जो एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट से लेके अब तक के सबको आपने कलेक्ट करके रखा है, और उस सब चीजों को आप एक साथ अभी तक ले चल रही हैं। तो ये आपका बड़प्पन है और यही आपको एक अलग आर्टिस्ट बनाता है। शायद इसीलिए आज हम दोनों बातचीत कर रहे हैं अनाहत इंटरव्यू सीरीज के माध्यम से। तो चलिए, आपकी लाइफ फिलोसॉफी क्या है और किस ढंग से आप जीवन की तरफ देखती है, ये जानना चाहेंगे। मेरी लाइफ फिलोसफी तो बनाने के लिए काफी एक्सपीरियंस या काफी
गहरी सोच वो डेवलप करनी होती है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे एज तक आते आते मैंने जितना स्ट्रगल किया या जितना सफलता पाई, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगी कि मेरी लाइफ फिलोसॉफी इज कंसिस्टेंसी। अगर आप लगे रहो और छोड़ना नहीं है बस। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम, राइट? आपको अपना रोल अभी, आपका अभी जर्नी बाकी है। एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा हर वो स्ट्रगल में याद दिलाता है कि देयर इज नो शॉर्टकट, स्पेशली इन लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। अगर आप एक आर्टिस्ट के रूप में जन्म लिए हो, अगर आपके पास एक जन्म है सिद्ध करने के लिए अपने आप को, तो देयर इज नो शॉर्टकट। और म्यूजिक तो एक लाइफ टाइम में नहीं होता, कम से कम 7 जन्म लगेंगे। तो इस जन्म में हम कितना बढ़ सकते हैं आगे, तो फिर उतना जर्नी अगले जन्म में कम हो जाएगा। यही सोच रखते हैं हम कि इस जन्म में बस जितना कर पाए, जितना हम महसूस कर पाए, जितना हम अपने मन में भर ले, यही मेरा लाइफ फिलोसॉफी है। जी जी। अच्छा, जो नए कलाकार है, जो छोटे बच्चे हैं, जो म्यूजिक में आगे जाके प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, जो फिलहाल यंग आर्टिस्ट जो है कहीं ना कहीं किसी गुरु के पास सीख रहे हैं, उनके लिए आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? वही, देयर इज नो शॉर्टकट, और यू मस्ट हैव दैट कंसिस्टेंसी। आपका वो मन होना चाहिए कि कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यूटी। आप एक बहुत रोचक सा आपको वो बताती हूँ, लव और बोर्डम के बारे में। किसी ने बहुत अच्छा बाखूबी कहा है कि प्यार क्या है और बोरियत क्या है। आप हर वो सुबह वो चीज देखते हो, मान लीजिए आपका छोटा बच्चा ही है, हर सुबह आप उठ के उसका चेहरा देखते हो, आपको हर सुबह प्यार आता है, ठीक। लेकिन वही चीज कि हर सुबह सेम बच्चा, सेम शक्ल, सेम आप भी सेम, सब कुछ सेम, हर वो सुबह क्या आप उस बच्चे से बोर हो जाते हो? जब आप किसी चीज से बोर नहीं हो सकते हो तो वो प्यार है। और अगर आपको किसी चीज से प्यार है तो आप उस चीज से बोर नहीं हो सकते हो। तो म्यूजिक या आर्ट आपका वो चीज होना चाहिए जिससे आपको बोर नहीं कर सकता। जो चीज, देयर आर एम्पल ऑफ अदर वेंचर्स कि आपको आज क्लासिकल म्यूजिक सुनने का मन नहीं कर रहा है तो आप हार्ड रॉक सुनो। अगर हार्ड रॉक सुनने का मन नहीं कर रहा है तो गजल सुनो, लफ्जों को समझो, उसके बारीकियां समझो, उसके नजाकत को समझो। देयर आर एम्पल वेज। आप आर्ट के किसी फॉर्म से आप बोर नहीं हो सकते। अगर आपको बोर होना आता है तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ओके, तो जो बच्चे सीख रहे हैं उन्होंने ये चीज ध्यान में देनी है कि आपको आर्ट से बोर होना नहीं है। अगर आप अपने ही आर्ट से बोर हो रहे हो तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों का स्ट्रगल तो शुरुआत के दिनों में तो मम्मी पापा का काफी सपोर्ट रहता है, घर परिवार का, पर जब हम आगे प्रोफेशन में जाते हैं तो सब चीजें हमें खुद ही करनी पड़ती है। हर स्ट्रेस को, हर अच्छी बुरी चीज को हमें ही हैंडल करना पड़ता है। तो विदिशा जी ने ये बहुत ही खूब कहा है कि अगर आप बोर हो रहे हो तो भाई ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, और अगर आप आर्ट से प्यार करते हो तो आप बस इस समंदर में कूद जाओ। विदिशा जी, आप का सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करना चाहूंगी कि आप इंडियन कल्चरल काउंसिल की ओर से अभी भारत का संगीत के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश जा रही है। तो थैंक यू सो मच। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आपकी आगे की जर्नी और भी ब्राइट रहे और बहुत आपका नाम हमें सुनने को मिले, ऐसी हम आशा करते हैं, और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपने अपना अमूल्य टाइम निकाल के अनाहत सीरीज के लिए हमें दिया, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ है।
थैंक यू सो मच वर्षा जी फॉर हैविंग मी। और ये मेरी लाइफ की पहली इंटरव्यू है जो मैंने दिया। अब तक मैं सिर्फ इंटरव्यू ली हूँ और पीएचडी के काम से। आई एम सो मच ऑनर्ड एंड सो मच ब्लेस्ड। आई कांट टेल यू हाउ मच ऑनर्ड आई एम फीलिंग राइट नाउ। और अनाहत सीरीज के लिए आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स और बहुत सारे शुभकामनाएं और बहुत सारा बेस्ट विशेस। और खूब अच्छा अच्छा करिए। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन एज ए कल्चरल एम्बेसडर। हम अपने आप हम लोग अपने आप को कल्चरल एम्बेसडर ही बोलेंगे, है ना? जी तो हम है ही। हम है ही। और हमें खूब बूस्ट अप करना है अपने इंडियन कल्चर को, जी जी अपने सॉफ्ट पावर को वहां पे बताना है कि हम अपने सॉफ्ट पावर के जरिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से इंडियन कल्चर का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।